बहुत अच्छा रियल एस्टेट चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कैपिटल वैल्यू जो है वो बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन अगेन वही कि वो सारा टॉप लेवल पे बिक रहा है, उसे लग्जरी कह लीजिए, व्हाटएवर आप किसी भी डेफिनेशन में दे दीजिए। लेकिन जिसे कहते हैं कि सारे चक्के घूमें, छोटा बड़ा आगे पीछे दोनों तरफ पहिए चलें, वो तो सर नहीं चल रहे हैं। उस पर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। अब ये सिंपल एक रियल एस्टेट का साइकिल है, क्योंकि वो इतना चमक गया इसलिए हम उस पर इतनी बातें कर रहे हैं। पहले लग्जरी नहीं चलता था तो अफोर्डेबल वो चलता था, अभी लग्जरी चल रहा है तो अफोर्डेबल बैक सीट पे, और हो सकता है कि अगले साल फिर से अफोर्डेबल, मिड, अपर मिड, लोअर मिड, ये सारे सेगमेंट चलने लग जाएं, लग्जरी थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ साइकिल या कुछ और? बदकिस्मती से लोगों की याददाश्त की का समय जो है ना बहुत सीमित होता है, और जब अच्छा वक्त चलता है तो लोग बुरे वक्त को फौरन भूल जाते हैं। राइट। और ये चीज़ इस समय मैं पिछले 2-2.5 साल से जब लोगों को समझाता हूँ कि भाई इतने ज़्यादा बुलिश होना रियल एस्टेट को लेकर, ये समझना कि अब रियल एस्टेट पर जो वक्त आया है वो हमेशा यूं ही रहेगा, ये लोगों को समझाना बड़ा दोभर हो चला है। अगर यही चंद बातें अगर मैं लोगों को 2017-18 में समझाने की कोशिश करता तो शायद समझाने की भी ज़रूरत ना होती, क्योंकि लोग खुद ही कहते कि भाई इतनी तो वाहियात चल रही है मार्केट, हम कहाँ इसमें निवेश करें। तो कोई निवेशक उस समय इंडिविजुअल लेवल पर एज एन इंडिविजुअल हम निवेश नहीं कर रहे थे रियल एस्टेट में। पर आज बदकिस्मती से हालात इतने बदल चुके हैं कि किसी शख्स को ये समझाना कि भाई रियल एस्टेट साइक्लिकल बिजनेस होता है ग्लोबली, ये 10 साल, 11 साल, 12 साल का एक साइकिल चलता है, और इस समय पिछले 4 साल से लगातार हमने इसमें उठाव देखा है, उठती हुई मार्केट देखी हुई, उभरती हुई मार्केट देखी है। एक वक्त आएगा जब हम उस पीक तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद उसे नीचे आना ही है। बदकिस्मती से इस पहलू को समझने वाले अगेन बहुत कम ही लोग बचे हैं, क्योंकि हर शख्स के सामने वो कहानी है कि भाई ये फलान है तो उसका मकान दोगुना हो गया, फलां का मकान इतना बढ़ गया, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई। और अगेन ये ओवरऑल, जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कोविड ने आपको लग्जरी की तरफ रागिब किया, रुझान आपका वहाँ बना दिया, उसी तरह अब ये चल रहा है कि रियल एस्टेट एक बहुत ही अच्छा पहलू पे आ गई है। अभी दोबारा कुछ ऐसा मसला होने वाला नहीं है। ये जो एयर क्रिएट की जाती है ना, वो बदकिस्मती से लोगों को चकित कर देती हैं, उन्हें अंधा कर देती हैं, उन्हें फिर हकीकत का सामना करने की या तो हिम्मत नहीं रहती, या फिर वो अगेन वो फोमो के कारण कि अगर मेरा पड़ोसी वो कह रहा है कि अगर उसका मकान पिछले 2 साल में डबल हो चुका है तो मैं क्यों ना खरीदूं। और ये जो एयर तैयार हुई है, मैं चाहता हूं लोगों को खबरदार किया जाए कि वक्त आ गया है कि शायद हम वो पीक तक पहुंच चुके हैं। हिस्टोरिकली अगर 10-11 साल का भी हम साइकिल पकड़ते हैं, इस समय पिछले 5 साल से अगर ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है तो हम वहां पहुंच चुके हैं कि अब हमें कहीं ना कहीं सावधान होना बनता है, नंबर 1। दूसरी चीजें अगर हम इशारे देखें, कई सारे ऐसे इशारे हैं जो आपको दबी जबान में कहते हैं कि भाई संभल जाओ, सुधर जाओ, खबरदार। और ये इशारों में से चंद एक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि, और अगेन ये 2007-8 का जिक्र मैं करना चाहूँगा, जब इसी प्रकार लग्जरी का एक वेव आया था कि हर शख्स लग्जरी लग्जरी लग्जरी, दुनिया के सारे ब्रांडेड रेसिडेंसेस वगैरह सारे भारत में दाखिल हो चुके थे और हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। साउथ मुंबई में, जहां हम इस समय बैठे हैं, साउथ सेंट्रल मुंबई में 2008 में हमने गिने थे कुछ 12,000 नए लग्जरी मकान तैयार होने में थे। बहुत सारे अप्रूवल स्टेज पर थे, बहुत सारे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे वगैरह, उनमें से शायद 20% भी आज तक तैयार नहीं हुए हैं। तो ये समझना जरूरी है कि जब एक लहर आती है वो हर चीज को उठा ले जाती है, एक तरह की सुनामी है। इस समय आप उस सुनामी के पीक पर हो, लेकिन जब वो दबेगी, आप रेगुलर जो माहौल दोबारा देखोगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी। और वो लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि आज हम शायद उस मकाम तक पहुंच गए हैं। और उसका मैंने कहा सबसे पहले, हर कोई लग्जरी क्यों बना रहा है? लग्जरी ओवरऑल मार्केट का 5% हो सकता है, चले 10%, बड़ा दिल खोल के हम 5 को 10% कह रहे हैं, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। पिछले 5 साल में हर शख्स लग्जरी की बात कर रहा है, और वो सिर्फ साउथ मुंबई तक सीमित नहीं है।
आप चले जाइए, डोंबिवली में लग्जरी बन रही है, पनवेल में लग्जरी बन रही है, गुड़गांव तक तो ठीक था, अब मानेसर में लग्जरी बन रहा है, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हर जगह लग्जरी बन रहा है। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये वो खबरदार कर रहा है, आपको बता रहा है कि देखिए आपके हाथों से वक्त रेत के मानंद है, फिसल रहा है, खबरदार हो जाइए। और वो वक्त आ गया है। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है। और ये दूसरी चीज जो हम चूंकि दूसरे सेक्टर की भी बात कर ही लेते हैं, जो मिड टू लोअर एंड में आज कोई डेवलपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि अगले ये एक सवाल मैंने ना पिछले एपिसोड में भी पूछा था कि थोड़ा अगर इसके अंदर जाएं कि देश में हर तरह का डेवलपर है। चुनिंदा जो है वो लग्जरी बनाते हैं, डीएलएफ हो गया, या ऐसे बड़े नाम ले लें, मुंबई में हीरानंदानी, और ऐसे दक्षिण भारत में प्रेस्टीज, शोभा, ये वो। लेकिन आप 10 या 15 नाम गिनेंगे, उसके बाद नाम खत्म हो जाते हैं। करेक्ट। तो जो बाकी के लोग हैं जो कि यूजुअली इस लेवल की लग्जरी नहीं बनाते, क्या इस दौरान वो भी यही सब कर रहे हैं? और अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जो उनके रेगुलर सेगमेंट थे, क्या उसमें कुछ नहीं हो रहा है? वो कोई काम ही नहीं कर रहे? यही तो मसला है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो एक तरह की एयर तैयार की गई है, एक तरह का ये नैरेटिव तैयार किया गया है, वो चीज़ अब हमें बहुत तकलीफ दे रही है। क्योंकि हर वो सेकेंड टियर या बी ग्रेड डेवलपर या सेकेंड टियर लोकेशन में जब खरीदार आ रहा है तो वो भी यही कह रहा है ना कि भाई दुनिया सब लग्जरी बना रही है, आप मुझे सादा क्यों चेप रहे हो माल। तो ये एक तरफ तो आपने खरीदार का माइंडसेट इतना चेंज कर दिया कि चाहे वो किसी सेगमेंट को बिलोंग करता हो, वो चाहता है कि लग्जरी बनाई जाए। हमने अब तो एक नई टर्म शुरू हुई, अफोर्डेबल लग्जरी, आई एम श्योर आपने सुना होगा। बिल्कुल। ये क्या चीज है? ये तो पैराडॉक्स है। ये इस चीज को इकट्ठा लाके आपने एक नई कैटेगरी तैयार कर दी। वो शख्स जो 20 लाख 50 लाख का मकान खरीदना चाहता है, वो भी अब ये उम्मीद लिए बैठा है कि मुझे लग्जरी मकान मिलेगा। तो ये एक मसला है जो बहुत क्लियरली एक, दिस इज नॉट राइट नाउ मे बी चिंक्स इन द आर्मर जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि थोड़े से क्रैक्स आपको सरफेस पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो ट्रैक्स कहानी आपको बता रहे हैं कि आने वाला वक्त आपका कैसे होगा। और वो खबरदार कर रहे हैं आपको कि भाई संभल जाओ, अब भी वक्त है। और मेरे लिए मसला यही है कि जैसा अभिषेक ने कहा, इस साल अगर 5 लाख मकान बिके हैं, उन 5 लाख में से 3.5-4 लाख मकान 5 करोड़ के, कम से कम 2 करोड़ के ऊपर वाले हैं। ये कौन शख्स है, कौन खरीद रहे हैं? अगर कल को उन्हें अपने मकान बेचना हो तो कौन खरीदेगा उनसे? तो ये बहुत बड़ा मसला है जो इस तरह से स्नोबॉल हुआ है, वो खतरा है। तो अभिषेक, ऐसा कोई डेटा है हमारे पास कि ये सारे के सारे एंड यूजर्स हैं या फिर ये इन्वेस्टर्स हैं? अच्छा, एक चीज और भी सुनी मैंने, जो कोविड की कहानी के दौरान एक थ्योरी और आती है कि कोविड में जब वो फियर साइकोसिस आया कि भाई अपना घर होना चाहिए, तो विदेशों में जो भारतीय बैठे थे, जिनके पास पैसे थे, उनको भी लगा कि ऐसी परिस्थिति फिर से दुनिया में आए तो अपने देश में घर होना चाहिए या अपने देश में कोई ठिकाना होना चाहिए। उन्होंने भी हिंदुस्तान में बहुत पैसा डाला घर खरीदने के लिए, और थोड़ा विदेश से आ गया, थोड़े यहाँ के लोग, थोड़ा शेयर मार्केट। तो वो साइकिल अभी तक चले जा रही है, और वही हमें सरफेस पे दिखती है, जो हमें नंबर्स और रिपोर्ट्स में अच्छा लगता है कहने सुनने में। क्या है एक्चुअल कहानी? नो सो एनआरआईज को हमेशा हिंदुस्तान से प्रेम था, प्रेम है, प्रेम रहेगा। एक टांग तो यहाँ रहने ही वाली है। So that demand will always be there. Investors पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे. They love real estate for whatever reasons. So and they are good. They should be there in the market. I think up to 20-30% तो इन्वेस्टर्स अगर नहीं हैं तो मार्केट को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी कुछ पैसा दे देते हैं डेवलपर्स को प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सब कुछ पैसे चाहिए, राइट? कभी कभी बैंक नहीं देती, कभी महंगा देती, जो भी डेवलपर कहते हैं कि अब वैसे लोग नहीं रहे जो कहते थे कि अभी 6 महीने में प्लिंथ पे निकाल लेंगे और 12 महीने वो तो उनको में। बोलना चाहिए, बोलना भी चाहिए। पर ऐसे होते हैं, अभी भी ऐसे ही चल रहा है, फिर से मार्केट वैसे ही हो गया। इट विल ऑलवेज बी देयर, इट कैन वेरी परसेंटेज हियर एंड देयर। और उसी पर वो फिर हम देखते हैं कि एक ही दिन में सारा बिक गया और 24 घंटे में सब। वो दैट इज ऑप्टिकल। वो उसके पहले जो 6 महीना 8 महीना 9 महीना काम कर चुके हैं, देयरफॉर दे आर एबल टू अनाउंस कि एक दिन में बिक गया, वो बताते नहीं है। दैट इज, लेकिन उसमें भी ऐसे लोग भरे पड़े होते होंगे जो बीच में शुरुआत में 6 महीने के बाद बाहर आ जाते हैं। Yeah. That's I still feel that's a more of a ससुराल thing, North India thing. As we go further down, कम होता रहता है. But coming to your question, NRI always there, investors always there, but I still feel इस period में जो last 4-5 साल में end users have commanded the market, and that's only healthy for the real estate, residential housing growth. My opinion for the, अभी we'll talk about 26, 27 जो भी, price will not increase. जो डेवलपर मुझे बोलता है कि हम वेट करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, I don't like that developer. I like developers जो बोलता है मैं लैंड खरीदूंगा, बनाऊंगा, बेचूंगा, निकलूंगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, राइट?
तो मैं बिल्कुल भी इस ओपिनियन में नहीं हूं। क्या होता है ना, सब लोग दे गेट आंखें चौंधिया जाती हैं व्हेन दे हियर लग्जरी लग्जरी। बकवास। लग्जरी इज डन वेल बट दैट्स ओनली 1-2% ऑफ द मार्केट। हेलो, 5 लाख में से 2% कितना हुआ? 10,000। 4,90,000 homes were sold in the affordable or the mid segment, which is what India is. So why are we discussing luxury? That is only 2% of the market. Just forget them. इनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे वॉर हो रहे हो दुनिया में, चाहे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी खरीदे थे, आज भी खरीदे, कल भी खरीदेंगे। Right? Talk about the middle class of India. Talk about those people who are buying. What is the average home that sells in India? It's today, even today, it's 75 lakhs. पर ये कहाँ बिक रहे हैं? अरे हर जगह बिक रहे हैं। ये बॉम्बे के बाहर हर जगह बिक रहे हैं। वसई, विरार, केडीएमसी, गाजियाबाद, फरीदाबाद, फिर बैंगलोर, पूना, पीसीएमसी, तो एवरेज इज 45 lakhs। ये हर जगह बिक रहे हैं। हमको लगता है गुड़गांव बॉम्बे इज इंडिया। नो, गुड़गांव बॉम्बे इज नॉट इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो नासिक, इंडिया इज ऑल्सो चंडीगढ़, ऑल्सो जयपुर, जिसका एवरेज इज 55 lakhs, जिसका एवरेज इज 70 lakhs। We should talk about that. तो फिर ये बातचीत में क्यों नहीं आता? या तो आप जो रिपोर्ट्स आती हैं वो सिर्फ 7 या 8 शहरों की बात करती हैं, नीचे बात नहीं करती। हालांकि मुंबई और पेरिफेरी की बात आपकी रिपोर्ट भी कर रही है। आई थिंक कुछ 2-1 महीने पहले हमने शो किया था जहां पर मैक्सिमम सेल्स बॉम्बे में थे और जो पेरिफेरल सेल्स थे वो आउटर सबब, एक्सटेंडेड सबब्स में, वो यही 50-60 लाख 70 लाख वाले सेल्स थे। जो सबसे बड़ा प्लेयर उसमें निकल कर आ रहा था बॉम्बे। पर एक और रिपोर्ट थी, वो शायद आपकी रिपोर्ट थी या किसकी रिपोर्ट थी, जहां पर ये था कि नंबर ऑफ यूनिट्स घट रहे हैं सेल्स में, लेकिन वो ओवरऑल कैपिटल वैल्यू बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि महंगे घर ज्यादा बिक रहे हैं। तो फिर ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल हो गया। नहीं, होल्ड ऑन, तो मैं आपको बता देता हूं। ये हमारी रिपोर्ट थी। ये जो 5 लाख का नंबर है वो पिछले साल से 5 या 6% गिरा है, एंड जो वैल्यू है वो 20% बढ़ी है। तो वो ऐसा नहीं सिर्फ इज बिकॉज कि वो जो 2% वाले और महंगे हो गए। इट्स ऑल्सो बिकॉज रेती सीमेंट 5-6%, तो वैसे भी घर, नॉर्मल घर भी बढ़ते ही है प्राइस में। करेक्ट? दैट इज ऑल्सो द रीजन व्हाई इट इज गॉन अप। अगर आप रिपोर्ट बोलती कि मार्केट यूनिट्स में 20% गिर गया है और वैल्यू फिर भी 20% बढ़ा है, देन आई वुड गेट रियली वरिड। बट 6% गिरा है और 20% बढ़ा है, सो आई वुडंट गेट टू वरिड, क्योंकि 10% इज अ प्रॉपर्टी साइकिल। वो तो होना भी चाहिए, हेल्दी फॉर द मार्केट। 30%, 20% गिरता है, तो देन आई वुड बी वरिड। So yeah, I wouldn't worry about residential at all. तो कौन बना रहा है वैसे इनको? फिर ये कुछ अननोन डेवलपर हैं जिनके बारे में ज्यादा रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं होती। हमारा कंट्री का नंबर 1 डेवलपर बना रहा है। गोदरेज अफोर्डेबल घर बनाता है, लोधा अफोर्डेबल घर बनाता है, लग्जरी भी बनाते हैं, अफोर्डेबल बनाते हैं। दे मेक पलावा ऑल्सो, दे मेक वर्ली ऑल्सो, दे मेक बराबर हिल ऑल्सो।